बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे थे जी नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है जी कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स सिंपली अगर कहें ना, कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों को कहा जाता है, किस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है, तो आपने बताना है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो मीठी होती हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो उसका मतलब है आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया है। ठीक है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की हम बात नहीं कर रहे, जो नेचुरली अकरिंग जितने भी फूड्स होते हैं ना, अगर उनको आप खा रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हम जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स इसके लफ्ज से आपको पता चल रहा होगा, कार्बो मीन्स है कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स है हाइड्रा कहते हैं ना, वाटर को कहते हैं। तो ऐसी चीजें जो कार्बन और वाटर की बनी हुई होती हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। मतलब कार्बन और वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, एच और ओ होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बायो मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप बताओगे इसके इंट्रोडक्शन में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ऐसे बायो मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो 1:2:1 के हिसाब से होती है। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर अगर कार्बन का एक आइटम है तो वहां पे हाइड्रोजन के 2 आइटम्स होंगे और ऑक्सीजन का एक आइटम होगा। इस रेशो से क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो पहला सेंटेंस आपने ये बताना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 के हिसाब से होती है। फिर दूसरा सेंटेंस इसके बारे में बताना है आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कार्बोहाइड्रेट ऐसी तमाम चीजें जो मीठी होती हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो इसीलिए आपने नेक्स्ट सेंटेंस बताना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज शुगर्स आर सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ना शुगर्स या सैकेराइड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ड्यू टू दियर स्वीट टेस्ट, यानी हमने पहले भी बताया कि ये मीठे होते हैं, तो इनके स्वीट टेस्ट की वजह से ना कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स या सैकेराइड्स भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज शुगर्स और सैकेराइड्स। तो आपने बताना है कि ड्यू टू दियर स्वीट टेस्ट। ठीक है, इनके स्वीट टेस्ट की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर या सैकेराइड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपने बताना है कि ये जो सैकेराइड वर्ड कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है ना, इसका मतलब क्या है। तो कहता है सैकेराइड वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक हो गया। तो यहां तक आपने 3 सेंटेंसेस आपने बताने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो आपने बताना है ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं और इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 के हिसाब से होती है। उसके बाद बताना है कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स या शुगर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मीठे होते हैं। उसके बाद आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको सैकेराइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है, जिसका मतलब शुगर होता है। नेक्स्ट आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स, तो हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना जो एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कार्बन और वाटर
की तादाद जो होती है वो सेम होती है। मतलब जितनी मिकदार में वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन्स होते हैं, उतनी ही मिकदार में क्या होते हैं, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर 2 कार्बन्स हैं तो वहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अगर उस किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर 6 कार्बन्स हैं तो वहां पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन और वाटर जो होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है, नंबर होता है, वो इक्वल होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। उसके बाद बताना है आपने जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला ये है जी, देखें आप, CxH2O तो CX की जगह पे कार्बोहाइड्रेट, X की जगह पे कार्बन का नंबर आएगा, H2O लिख लेंगे और Y की जगह पे वाटर का नंबर आएगा। तो ये जनरल फार्मूला है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप बताओगे, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज C6H2O। उसके बाद कहना है इसकी कुछ एग्जांपल्स देनी है आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स क्या दोगे। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है कार्बोहाइड्रेट की वो है जी ग्लूकोज है। ग्लूकोज जिसको आप कहते हो ना, वो ग्लूकोज जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, अपने लीव्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो वही ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट कॉमनली जो एग्जिस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है ना, वो ग्लूकोज ही है। तो यहां तक कि आपका सारा आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट से प्ले फॉलोइंग फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन क्या है इनका, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ना हमारे बॉडी के लिए क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हम एनर्जी गेन करने के लिए, अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जो खा रहे होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मसलन हम क्या करते हैं एनर्जी के लिए, रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल खाते हैं, चावल के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पहला फंक्शन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हमारे बॉडी के लिए सबसे एनर्जी का बड़ा सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरा फंक्शन आपने बताना है कि स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स की सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, फंजाई की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, वो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी हुई होती है, वो काइटन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दूसरा काम क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, ये प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं, फंजाई की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। तीसरा फंक्शन कहता है प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ये हमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, कब्ज से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, तो बाज जो फ्रूट्स हम खाते हैं ना, मसलन ये एप्पल है, एप्पल की स्किन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती हैं, उनको हम खाते हैं तो उसके साथ क्या करता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जाके एज आ डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। वो डाइजेस्ट उसको हमारा बॉडी का पार्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो फूड को हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से इजीली पास कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ना हमारा बॉडी जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन से बच जाता है। तो थर्ड फंक्शन आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट का, प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ये हमें कब्ज से बचाता है। और फोर्थ फंक्शन कहता है ऑब्जॉर्ब टॉक्सिक केमिकल्स ऑफ फूड। ऐसा फूड ना हमने खुदा न खास्ता ऐसा कोई फूड खाया है जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे। ठीक है, हो गया। तो उस तरह ऐसा फूड जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, उस फूड के अंदर मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स को जज़ब करते हैं, ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन कहता है यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पेपर इंडस्ट्री में यूज करके इससे पेपर बनाया जाता है, ये सिक्स्थ फंक्शन है इसका। सेवंथ फंक्शन कहता है लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है।
ठीक हो गया। यानी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया उसके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करने से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो सकता है, नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। नेक्स्ट फंक्शन कहता है सुक्रोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि कॉमन टेबल शुगर के तौर पर यूज होता है। मतलब डेली लाइफ में जिस तरह हमारे पास टेबल साल्ट होता है ना, इसी तरह हमारे पास टेबल शुगर जो है वो सुक्रोज एज अ टेबल शुगर यूज होता है। नेक्स्ट फंक्शन कहता है जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है। मतलब हमने पहले भी कहा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं अपने लीव्स के अंदर। तो जो उनके अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा बनता है ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो इस प्लांट्स का उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एनिमल्स और इंसान क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का। जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को एनिमल्स और जो दूसरे ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, एज आ फूड यूज करते हैं। उसके बाद कहता है एनिमल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना, वो क्या करते हैं एनिमल्स, उसको एज आ ग्लाइकोजन अपने लिवर और मसल सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। और वो ग्लाइकोजन बाद में क्या करती है, एज आ एनर्जी बैंक के तौर पर काम करती है हमारे बॉडी में। मतलब हमने फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया है। फॉर एग्जांपल हमने दोपहर के खाने में क्या किया, 3 रोटियां एक साथ खाते हैं तो इतना सारा ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। उस सारे ग्लूकोज को हमारा बॉडी एक ही वक्त में उसको यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने खाया हुआ होता है उसको हमारे लिवर के अंदर, मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देगा। वो स्टोर किस शक्ल में करेगा, ग्लाइकोजन की शक्ल में करेगा। ठीक है, उस ग्लाइकोजन को बाद में नियर फ्यूचर में जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, हमारा बॉडी क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के लिए एनर्जी दे रहा होता है वो ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन होता है क्या है, अगर आपने बताना हो तो द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ठीक हो गया, ये ग्लाइकोजन का आप डिफाइन कर। फिर एंड लास्ट फंक्शन कहता है कार्बोहाइड्रेट का, बाज आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी एक्सोस्केलेटन को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं। मतलब काइटन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। उस काइटन को कुछ आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, अपनी एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास है टॉपिक सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस, कौन कौन सी चीजें खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इनमें से एक कैटेगरी है मोनोसेकेराइड, एक है डाइसेकेराइड और तीसरी है पॉलीसेकेराइड्स। तो इसी बेस पे मोनोसेकेराइड्स के अपने सोर्सेस होते हैं, डाइसेकेराइड के अलग सोर्सेस, पॉलीसेकेराइड्स के अलग सोर्सेस। तो इनको हम अलग अलग करके इनके सोर्सेस एक्सप्लेन करते हैं। तो मेजर सोर्सेस आर कार्बोहाइड्रेट्स आर गिवन बिलो। इसमें से कहता है सोर्सेस ऑफ मोनोसेकेराइड्स सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड जो होते हैं ना पहली क्लास से कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज ये मोनोसेकेराइड्स है। इनके सोर्सेस क्या है, ये फ्रूट्स खाते हैं हम, जिस तरह की भी फ्रूट्स खाते हैं ना, मसलन हमने सेब खाया, सेब के अंदर जो मीठा है उसका मिठास से वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। या जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं। वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं। सीरियल्स खाते हैं, हनी खाते हैं तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद कहता है सोर्सेस ऑफ डाइसेकेराइड, सेकंड क्लास है कार्बोहाइड्रेट की डाइसेकेराइड्स। अब डाइसेकेराइड्स के सोर्सेस क्या हैं, तो कहता है सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। वो सुक्रोज कहाँ से हासिल होता है, शुगर केन, गन्ने से हासिल होता है, शुगर बीट से हासिल होता है, फ्रूट से हासिल होता है। ठीक है, शुगर केन खाएं आपको डाइसेकेराइड सुक्रोज मिलेगा, शुगर बीट खाएं आपको डाइसेकेराइड सुक्रोज मिलेगा, फ्रूट्स खाएं आपको सुक्रोज मिलेगा। इसी तरह माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है। तो माल्टोज कहाँ से हासिल होता है, सीरियल से हासिल होता है।
नेक्स्ट एक लेक्टोज है। लेक्टोज हमें कहाँ से हासिल होता है? मिल्क से। मसलन दूध पिए ना, तो देखें तो हल्का सा दूध भी मीठा होता है। तो हमने शुरू में कहा था वो तमाम चीजें जो मीठी होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो हम दूध पीते हैं तो हमारे बॉडी को लेक्टोज मिलता है। लेक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की डाइसेकेराइड क्लास में आता है लेक्टोज। उसके बाद कहता है सेलुलोज जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। हमने फंक्शन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स की सेल वॉल को बनाते हैं। तो सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से मिलता है। उसके बाद है स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो हमें मेज, मकई और आलू वगैरह से हमें मिलते हैं। मसलन हम आलू खाते हैं, मकई खाते हैं, तो हमारे बॉडी को स्टार्च मिलता है जो कि एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये थे हमारे पास सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो रहा है जी क्लोज। अगर आपके जहन में यहाँ तक कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा जी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनके फंक्शंस हमारे बॉडी में क्या होते हैं। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा इनके सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये पीपीटी वाला जो लेक्चर है वो ज़्यादा समझ आता है, या वो जो दूसरा इसी तरह बोर्ड में लिख के देने वाला लेक्चर आपको ज़्यादा सही समझ आता है, तो इस बारे में आपने अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में बेहतरी लाते रहेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक हो गया। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।